नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। को दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। तहरीके तालिबान के हमले में 25 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। ये खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो दूसरी खबर में बात करेंगे देश में जारी मानसून के कहर की। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का तूफानी कहर जारी है। तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की। गिरफ्तार आरोपी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली से पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए थे और ये खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो चौथी खबर में बात करेंगे दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी की। तो देखिए 9 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक कर आपको विस्तार से इन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो 4 बड़ी खबरें आज 9 बजे की, जिनको लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर बम धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बम से हमला हुआ है और हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तो तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हमले की खबर सामने आ रही है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों की मौत हो गई है, बल्कि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर। तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हमले की खबर सामने आ रही है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों की मौत हो गई है, बल्कि कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर एक बम धमाका हुआ जिसमें 25 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला हुआ और 25 जवानों की यहां पर मौत हो गई है। तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तान और यहां पर बड़ा धमाका हुआ है। तो हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हमले की ये खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो ये मानिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तानी कोशिश करता रहा कि भारत में आतंकवाद को फैलाया जाए, अब वो खुद इससे जूझ रहा है। टीटीपी ने यहाँ पर हमला किया है, 25 जवानों की मौत हुई है, और क्या जानकारी? बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का इलाका का जो बाजोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर इनायत काली बाजार है, जहां से सेना का काफिला जो है वो गुजर रहा था। और बाजार से कुछ दूर पहले ही एक आईडी ब्लास्ट जो है वो जो टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना जो पंजाब प्रांत की सेना है, वहां पर 2 गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया है और 2 ट्रक में पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद थे और दोनों ही गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और इस हमले में पहले 20 लोगों की जान गई थी और बाकी जो है वो घायल हुए थे और बाद में हॉस्पिटल में 5 और अन्य लोगों की जान चली गई। अभी ये आंकड़ा यहाँ से और बढ़ सकता है, क्योंकि एक बहुत शक्तिशाली धमाका जो है वो पाकिस्तान के इस खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से किया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो। दोनों ही इलाकों में लगातार अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान सेना के लिए नाक में दम किए हुए हैं और एक गृह युद्ध जो है वो पाकिस्तान के अंदर छिड़ा हुआ है। निश्चित रूप में पाकिस्तान ने जिस गड्ढे को भारत के लिए खोदा था, अब उसी गड्ढे में गिरता हुआ वो खुद नजर आ रहा है, क्योंकि जिस आतंकवाद की शुरुआत पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ कश्मीर के अंदर हुई थी, अब वही आतंकवाद या फिर ये कहें कि जो विद्रोह के स्वर पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत के अंदर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो। दोनों ही जगह पर एक तरफ टीटीपी के लड़ाके तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान के सेना के जवानों पर हमला कर रहे हैं। पिछले करीबन 1 साल में देखेंगे तो करीबन 250 से 300 पाकिस्तान सेना के जवान जो है वो मारे जा चुके हैं इन हमलों में। और हमने ये देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान के विरोध में जो है वो विद्रोह जो हुआ था, उसमें कई पाकिस्तान की सेना की चौकियां जो थी उस पर लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था और उनके हथियारों को अपना जो है वो अपने अधीन कर लिया था। और साथ ही साथ में
कई पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक भी बना लिया था। तो इससे पहले भी हमने देखा कि बलूचिस्तान में किस तरीके से एक ट्रेन को हाईजैक कर कर बाकायदा वहां पर कई पाकिस्तानी फौजियों के जो है वो जान चली गई थी, उसमें वो मारे गए थे। और इस तरीके के लगातार हमले जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान उससे बुरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि इन लड़ाकों को किस तरीके से संभाला जाए, क्योंकि ये दोनों ही इलाके जो है वो उसके जो कंट्रोल है उससे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से एक सख्ती दिखाई गई थी और करीबन कर्फ्यू वगैरह भी इम्पोज किया गया था, जिसमें 500 से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए थे। यानी कि पाकिस्तान की जो तशद्दुद थी, पाकिस्तान का जो जुल्म था, उसके खिलाफ अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को आजाद भी जो है वो घोषित कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान उस पर नाजायज कब्जा बनाकर रखना चाहता है। और इसीलिए आसिम मुनीर के भी हमने कई बार जो है वो बयान सुने कि किस तरीके से वो कहते हैं कि 1500 लोग आएंगे और हमसे वो हमारी जो हमारा एक हमारे लिए एक जो हमारी तकदीर है उसको हमसे छीन कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी रेयर मिनरल्स की जो बातचीत हो रही है वो सारे के सारे रेयर मिनरल्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स वो सारे के सारे बलूचिस्तान के इलाके में है, जिसको लेकर पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो है वो लगातार अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। चाइना की नजर उस बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर है, तो पाकिस्तान उसे किसी भी हालत में होना नहीं चाहता है। लेकिन बलूचिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी तरफ पाकिस्तान की तरफ से उनके रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर किसी भी तरीके से बुरी नजर डाली जाएगी तो ये हमले जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही कवायद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर भी चल रहे हैं, क्योंकि दोनों इलाके जो है वो पहाड़ी इलाके हैं और दुर्गम पहाड़ियां इन इलाकों के हैं और इन पहाड़ियों के अंदर ही जो लड़ाके हैं वो छुपकर रहते हैं और मौके मौके पर इस तरीके से आतंकी हमले को या फिर जो लड़ाके हैं वो हमलों को अंजाम देते हैं और पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने की कवायद जो है उनकी तरफ से चल रही है। तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से गृह युद्ध से घिरा हुआ है। चाहे हम कराची के नीचे जो इलाका पड़ता है वहां पर भी पाकिस्तान का विरोध जो है वो लगातार हो रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो लगातार हो ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें कि पाकिस्तान के लिए एक गले की फांस बन चुकी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। जी जीतू बिल्कुल। और यहाँ पर अमन ये भी देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं रेयर मिनरल्स को लेकर, यहाँ पर पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि अगर उसे ये रेयर मिनरल्स मिल जाते हैं तो उसका जितना भी कर्ज है वो चुक जाएगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। लेकिन वहीं बलूचिस्तानी जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान इन रेयर मिनरल्स का मिसयूज कर सकता है। इसको लेकर भी विरोध शुरू हो चुका है। या बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिल्ली को खाद में भी छीछड़े नजर आते हैं। पाकिस्तान की हालत जो है वो वही बन चुकी है। पाकिस्तान ये सोचता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स अगर उसके पास आ जाते हैं तो पाकिस्तान का जितना कर्जा है दुनिया भर से जो उसने कर्जा ले लेकर अपने देश को चलाया है, जिसमें देश को क्या चलाया है, पाकिस्तानी आर्मी के जो अफसर हैं उनकी जेबें जो हैं वो भरी गई हैं। उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो बनाए हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उन्होंने अपनी संपत्ति खरीदी है और उसी पैसे से जो पाकिस्तान को चलाने के लिए चाहे वर्ल्ड बैंक से दिया गया हो, चाहे IFMA से दिया गया हो, जो कर्जा है उससे ये अय्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि इन रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स जो हैं उनके मदद से हम पाकिस्तान को दोबारा से एक उभरती हुई शक्ति जो है वो बना सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो वहां पर बाकी चीजें चाहिए वो या तो अमेरिका उनको दे सकता है या चाइना दे सकता है। पाकिस्तान के सामने काफी चुनौतियां हैं। वो सिर्फ सपने नहीं देख सकता कि इस रेयर मिनरल से उसका कुछ अच्छा होने वाला है। बलूचिस्तानियों का गुस्सा भी उसे झेलना पड़ेगा। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से जम्मू कश्मीर तक कुदरत का जानलेवा कहर जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तबाही का मंजर है, तो गुजरात के वलसाड़ और जूनागढ़ में भीषण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF SDRF को मोर्चे पर उतारना पड़ा है। तो यूपी के लिए भी मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। 22 से 25 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 21 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। तो लगातार मानसून का
ये जानलेवा कहर बना हुआ है। और अगर हम देखें यूपी से महाराष्ट्र तक बादल फाड़ तबाही देखी जा रही है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही का ये मंजर। और ये देखिए किस तरह से जो पुल है उसके ऊपर पानी यहाँ पर भर गया है और लोगों को आने जाने में किस कदर परेशानी, जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का कहर देखने को मिला। वंथली तालुका के कनासा में बाढ़ के हालात बने हुए, घर में फंसे हुए 3 से 4 लोग जिन्हें की एनडीआरएफ ने बचाया है। गांव में जल भराव के चलते फंसा था परिवार। ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात के जूनागढ़ से, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। वंथली तालुका के कनाजा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां पर घर में 3 से 4 लोग फंसे हुए थे और यहां पर एनडीआरएफ ने उन्हें बचाया है। गांव में जल भराव के चलते परिवार यहां पर फंस गया था और उसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही वंथली तालुका के कनाजा से, जहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। जूनागढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के जूनागढ़ में किस कदर यहां पर भारी बारिश से लोग परेशान हैं, बाढ़ के हालात बन चुके हैं और लोग इसमें फंसे हुए हैं। 3 से 4 लोग फंसे हुए थे जिन्हें की बाहर निकाला गया है। तो एनडीआरएफ ने यहाँ पर लोगों को बचाया है। वंथली तालुका के कनासा में बाढ़ के हालात बने हुए थे, घर में फंसे 3 से 4 लोगों को एनडीआरएफ ने यहाँ पर बचाया है। गांव में जल भराव के चलते ये परिवार फंस गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ ने इनका रेस्क्यू किया। वहीं गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ में एक कार बह गई, कार में सवार 3 लोग भी बाढ़ में बह गए। तो एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कार मालिक को तो यहां पर बचा लिया गया, लेकिन पत्नी और बच्चा अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तो गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ में कार बह गई जिसमें 3 लोग सवार थे, पति पत्नी और बच्चा इसमें सवार थे। हालांकि एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू किया और यहां पर पति को बचा लिया गया है, लेकिन अभी तक पत्नी और बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो एनडीआरएफ ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कार मालिक को बचा लिया। तो वलसाड़ की खबर है जहां पर ये पूरा दुखद हादसा हुआ है, जिसमें पत्नी और बच्चे अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर जो कार मालिक था, कार चालक था, उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें बाहर निकाल लिया है। तो कार में सवार 3 लोग बाढ़ में बह गए थे और उसके बाद यहां पर एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें पत्नी और बच्चा शामिल बताए जा रहे हैं। कार मालिक को यहां पर एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी इनकी तलाश जारी है, यानी पत्नी और बच्चा लापता है। नहीं पता वो लोग कहां गए, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ में कार बह गई थी, ऐसे में इन लोगों का रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी एनडीआरएफ के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो पुरुष हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो पत्नी है और बच्चा है उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हैं, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर है और ऐसा ही एक मामला नैनीताल से सामने आया है। तो जहां पर राज्य बनने के 25 साल बाद भी गंगा नदी पर पुल नहीं बन पाया है। मौसमी आफत के बाद हालात ये हो गए हैं कि बुजुर्ग महिला को डोली के सहारे उफनती नदी पार कर अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश के बाद से लगातार गंगा नदी उफान पर है, तो नदी पार करने के लिए पुल नहीं बना है। डोली के सहारे बुजुर्ग को यहां पर अस्पताल पहुंचाया गया। नैनीताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नदी पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुल नहीं है और ऐसे में अगर कोई यहां पर बीमार हो जाए तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ यहां पर, जब एक बुजुर्ग महिला को इस नदी को पार करने के लिए डोली का सहारा लिया गया। यानी नदी पार करने के लिए यहाँ पर लोग डोली के सहारे बुजुर्ग बीमार महिला को इसमें लेकर दूसरी तरफ जाते हैं और फिर इस बुजुर्ग महिला को यहाँ पर इलाज मिलता है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं नैनीताल की, जहां पर नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं बना है और जिसके चलते डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। तो 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गंगा नदी पर एक भी पुल नहीं बन पाया है और ऐसे में अब गंगा नदी उफान पर है, लोगों को दूसरी तरफ जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। आरोपी राजेश भाई से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश, आधी रात को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इसे पेश किया है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस ने निकाला है, राजकोट का ये रहने वाला है। आरोपी राजेश को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। रिमांड पे इसे ले लिया गया। आरोपी राजेश भाई से पूछताछ की जाएगी। 5 दिन की
पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश, जिससे कि पूछताछ की जा रही है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था, सीएम पर हमला करने की वजह क्या थी, क्या ये अकेला ही इसमें शामिल है या इसके पीछे और भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा है। ये तमाम पहलू जिन पर की पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का ये आरोपी है राजेश भाई, जो कि राजकोट का रहने वाला है। आरोपी राजेश से पूछताछ में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश और इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर यहां तक कैसे पहुंचा, क्या इसका मकसद था, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये पहले सीएम के घर के सामने अनशन पर बैठना चाहता था, लेकिन वजह क्या थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन यहां पर जिस तरह से जन सुनवाई में सीएम रेखा गुप्ता पर ये हमला करता है, उससे ये पता चलता है कि आखिर इसकी जो मंशा थी वो खतरनाक थी और ये कुछ और करने वाला था, क्योंकि लगातार जिस तरह से बोल रहा है कि ये अनशन पर बैठना चाहता था अपनी मांगों को लेकर, तो वो ऐसा मामला सीधे तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे क्या वजह है, पुलिस अभी सब पहलुओं पर गौर कर रही है। आगे बढ़ते बड़ी खबर, सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में होगा बदलाव। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा पर लिया बड़ा फैसला और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा पर ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास कोई नहीं आ पाएगा। ये बड़ी खबर, जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा में अब बदलाव होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा पर एक बड़ा फैसला ले लिया है कि यहाँ पर सीएम के नजदीक कोई नहीं आ पाएगा। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा में ये बदलाव होने जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास कोई नहीं आ पाएगा। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। यानी जब जन सुनवाई होगी तो उस दौरान सीएम रेखा गुप्ता के नजदीक कोई नहीं आ पाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इस घेरे को बढ़ा दिया है, यानी कि सुरक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास कोई नहीं आ पाएगा। ये बड़ी खबर, जब जन सुनवाई रेखा गुप्ता कर रही होंगी तो उस वक्त उनके नजदीक कोई नहीं आ पाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद बना रही है, क्योंकि रोज ही जो सीएम रेखा गुप्ता है वो जन सुनवाई करती है। तकरीबन 1 घंटे का ये समय रहता है और ऐसे में पहले ये देखा जा रहा था कि कोई भी सीएम रेखा गुप्ता से मिल लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा के मद्देनजर अब बड़ा फैसला सामने आ रहा है और सुरक्षा में बदलाव होगा। तो और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, तो ये माना जाए कि दिल्ली की सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब उनके नजदीक कोई नहीं आ सकता जन सुनवाई के दौरान, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में अब बदलाव होगा। जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव इसलिए किया जाएगा, जो ये घटना हुई है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो है सुरक्षा में बदलाव किया जाएगा और सुरक्षा, ये बदलाव जनसुनवाई के दौरान उसी वक्त किया जाएगा ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी किन किन लोगों की बदलाव हुआ, किन किन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। ये मीटिंग में फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता के घर के बाहर निकलने के दौरान कोई भी सिक्योरिटी में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो टीम होगी अंदर उसमें बदलाव किया जाएगा। बाहर वाली सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। यह सुरक्षा जनसुनवाई के दौरान ही बदली जाएगी। ये तमाम चीजें जो है सामने आई है। दिल्ली पुलिस से रात में बैठक की थी और बातचीत हुआ है। बातचीत में दौरान ये जो मामला सामने आया कि इस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर जनसुनवाई के दौरान सख्त से सख्त वहां पर सिक्योरिटी रहेगी ताकि इस तरह की कोई घटना या किसी भी तरह के सीएम पर हमला या सीएम से कोई बातचीत उल्टा सीधा करना चाहे तो तमाम चीजों पर जो है देखते हुए इस तरह का एक फैसला लिया गया है और इस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर अब की जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, और ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि सीएम रेखा गुप्ता लोगों से बहुत मिलती थी, मिलनसार थी और कोशिश करती थी कि उनके साथ उनकी जो बातचीत हो रही है उसमें कहीं ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा के मद्देनजर कोई दूरी है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यही देखने को हमें मिलेगा। ये माना जाए पंकज कि अब जब जन सुनवाई होगी तो ज़्यादातर लोग जो है वो सीएम के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अब जनसुनवाई के दौरान जो है सुरक्षा का जो एक सिस्टम होता है कि सीएम किस तरह से रहेंगी, सुरक्षा कर्मी किस तरह से रहेंगे और जो जनसुनवाई में लोग आए होंगे वो किस तरह से रहेंगे, इन तमाम चीजों पर मैप बनाया गया है। उस मैप के आधार से ही अब जनसुनवाई की व्यवस्थाएं की जाएगी। कोई भी मिलने वाला व्यक्ति आता है उसका जो भी सिस्टम दिल्ली पुलिस ने बनाया है बैठक में, उस तरह से कार्रवाई करने के बाद ही उसको मिलने दिया जाएगा और तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी।
फिलहाल जिस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि वो कहीं पर भी खड़ी होकर के बच्चों से मिल लेती थी, परिवार से मिल लेती थी। तो अब जो है कहीं न कहीं उनको सिक्योरिटी का एक जो है घेरा होगा, उस घेरा के अंतर्गत ही उनको जो है जाने आने की अनुमति, जहां तक व्यवस्थाएं रहेंगी उस व्यवस्था के हिसाब से ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का ये घटना सामने आई उसको लेकर के लगातार बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया, जन सुनवाई पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। बाकी उनकी जो जिस तरह से सुरक्षा थी वो सुरक्षा उसी तरह से चलती रहेगी। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस खबर के बारे में। यहाँ देखिए, आरोपी राजेश के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ चुकी है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। तो आरोपी 17 अगस्त को राजकोट से दिल्ली के लिए निकला था और अहमदाबाद से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वो उज्जैन पहुंचा। 18 अगस्त को आरोपी ने उज्जैन के महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिरों में पूजा की। उसी दिन आरोपी ने शाम को इंदौर से नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और बिना टिकट 19 अगस्त की सुबह वो दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गया। दिल्ली में आरोपी राजेश भाई करोल बाग के हनुमान मंदिर गया और हनुमान चालीसा का इसने यहाँ पाठ किया है। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि सीएम आवास के बाहर अनशन की योजना बनाई गई थी। करोल बाग से मेट्रो से शालीमार बाग ये पहुंचता है और फिर रिक्शे से सीएम आवास पहुंचा था। सीएम आवास पर पहुंचकर आरोपी ने रेखा गुप्ता से मिलने का वक्त मांगा। स्टाफ ने बताया कि सीएम सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच जनसुनवाई के दौरान आम लोगों से मिलती हैं, जिसके बाद 20 अगस्त को सुबह आरोपी जनसुनवाई में भी पहुंचा था और उसी दौरान इसने हमला किया। और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोपी हमलावर के बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले के बाद एक्स पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हमला हुआ और हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्दी आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की, जहां पर बम की धमकी एक बार फिर से मिली है। तो आज दिल्ली के 5 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल भी 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी दी गई थी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी बार बार मिल रही है और आज भी दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूलों को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और एक तरह से माना जाए पिछले 1 महीने में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, क्या सोची समझी साजिश है ये तमाम पहलू हैं। और 50 से ज़्यादा स्कूलों को कल भी धमकी मिली थी, इस तरह की जानकारी। आज 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे? ईमेल के जरिए ये धमकी दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बार बार धमकी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, आखिर इसे हम कैसे समझे? पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कई बार ये धमकी मिल चुकी है, ईमेल के जरिए मिलती है। आखिर वजह क्या है? दिल्ली पुलिस क्यों कुछ बता नहीं पा रही है? वजह क्या निकल कर सामने आ रही है आखिर? बिल्कुल, देखिए वजह अभी भी तलाश है। दिल्ली पुलिस लगातार इस पे जो है जांच पड़ताल कर रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक वजह अगर देखा जाए तो पिछले कुछ जांचों में जो नाबालिग बच्चे, स्कूल के बच्चे आए थे, यही वजह आई थी। लेकिन और कोई ऐसी वजह नहीं दिखी कि जिस पर सवाल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो कोई बच्चा चाहता है कि स्कूल में छुट्टी हो जाए, इस तरह से ईमेल आया था सामने। उसके बाद एक नाबालिग बच्चे का इस तरह से शरारत भरा ईमेल आया था। तो ये तमाम चीजें, लेकिन दिल्ली पुलिस इन लोगों पर किस तरह से रोक लगाएगी, ये सवाल है। क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा कर दे रहा है तो कभी दूसरा बच्चा कर दे रहा है, या किसने किया है,
क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में इस तरह के 32 कॉलें एक दिन आती है, उसके बाद दूसरे दिन भी करीब इसी के आसपास कॉल आई है, आज भी 5 से 7 कॉल आई है। तो ये तमाम जो ईमेल्स मिल रहे हैं, इस ईमेल का आईपी एड्रेस क्या है, बच्चे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या इस तरह का जो क्राइम अपराध बढ़ता जा रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह चाहे तो ईमेल कर दे, और स्कूल प्रशासन से लेकर के दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, डॉग स्क्वाड, तमाम टीम जो है वहां पर आते हैं और जांच करते हैं, और जांच में कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये एक सवाल है, यह एक बातें हैं, यह एक संदेश है कि क्या इस तरह की कार्रवाई पर तक रोक लगाएगी, दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेगी, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जा रही है। इसमें मेन पावर से लेकर के सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो उन बच्चों का होता है जो बच्चे सुबह रात में तैयारी करते हैं और सुबह उनको पता होता है कि हमें आज सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोलॉजिकली यहाँ पर अगर हम समझे तो एक तरह से दहशत, डर का माहौल लोगों के बीच में, और कहीं ऐसा ना हो एक दिन धमकी मिलते मिलते ये जो बात है वो वाकई वास्तविकता में बदल जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन हाँ, अब पुलिस को इस पर बहुत ज्यादा सख्ती से निपटना होगा। अगर बच्चे भी इसमें दोषी हैं, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर फैसला करना चाहिए जिसके चलते इस तरह की जो वारदातें हैं वो कम हो जाए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।